हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेट नंबर 11 और लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है रिमोट। इसका हमें सिनोनियम बताना है। तो रिमोट का सिनोनियम जो होगा वो है बेटा, सबसे पहले यहाँ देखो सिनोनियम है इसका डिस्टेंस। रिमोट जो होता है उसका मतलब होता है सुनसान। एक रिमोट टीवी वाला है लेकिन वो नाउन है, और ये जो है रिमोट एरियाज के लिए लगता है, जैसे सुनसान इलाके होते हैं उनके लिए। तो डिस्टेंस जो है इसका राइट आंसर है। बट देखो ऑटोमेटिक क्या होता है, जो खुद ही चल पड़े या मतलब खुद से ऑपरेट होने वाली चीज़, ठीक है। नियर पास होता है, रिमोट का अपोजिट वर्ड हो सकता था ये। और मीन के यहाँ पर कोई सुटेबल वर्ड है नहीं। मीन मीन्स मीनिंग, और कुछ पूछा ही नहीं गया उसके रिगार्डिंग, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अबाउट द वर्ड कीन, ठीक है। सेकेंड वर्ड हमारे पास है कीन, KIN, कीन। कीन जो होता है बेटा इसको बोलते हैं नियर एंड डियर भी। एक जो इडियम है आपका नियर एंड डियर, ये कीन के लिए यूज होता है, जिसको बोलते हैं सगे और संबंधी, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसका राइट आंसर कौन सा है, तो आपको पता ही है रिलेटिव्स होते हैं, सगे संबंधी। और ये कीन का जो एनिमी है ये अपोजिट हो सकता था। एल्डर बड़ा होता है, सगे संबंधी नहीं होते। फ्रेंड आपको पता है। नेक्स्ट वर्ड है टिमिड। टिमिड को अगर आप इसका मीनिंग देखोगे, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ, शाय। टिमिड जो होता है बेटा उसको बोलते हैं कायर या डरपोक, ठीक है। कायर या डरपोक। और इसके लिए जो वर्ड है इंग्लिश में उसको बोलते हैं कोवार्डिश। कोवार्डिश, ठीक है। कोवार्डिस और टिमिड जो है दोनों सेम वर्ड है। लेकिन अब क्या है, हमारे पास ऑप्शन जो दिए हुए हैं, फास्ट है, स्लो है और मीडियम है। ये ना स्पीड जैसे वर्ड नहीं लग रहे, फास्ट, स्लो और मीडियम, तो इनका कोई रिलेशन टिमिड के साथ है नहीं। और शाय जो होता है उसका मतलब होता है शर्मीला, जो बहुत ज़्यादा शर्मा के बात करे। तो शर्मीला जो होता है वो जैसे इंट्रोवर्ट होता है, अपने अंदर खोया खोया सा होता है, और इसलिए इस वर्ड को इसके साथ मैच करेंगे। ये अप्रोप्रिएट इसका सिनोनियम नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ और कुछ, तो हमें इसका डी आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नंबर 4 साइनोपिक। साइनोप्सिस जो है वो क्या होता है, राइटर वगैरह जो लिखते हैं ना बेटा, स्टोरी को फुल लिखने से पहले उसकी एक कॉपी बना ली जाती है, जो कि शॉर्ट में होती है, शॉर्ट में, तो उसको बोलते हैं साइनोप्सिस। अब साइनोप्सिस का जो अपना सिनोनियम है वो है समरी। समरी मतलब क्या होगा कि जो पूरा लेसन है उसका एक शॉर्ट पार्ट, और वही साइनोप्सिस है, ठीक है। बाकी वर्ड के बारे में देखो एक बार। इंडेक्स जो होता है ना, इंडेक्स दो, एक तो इंडेक्स फिंगर होती है, मान लो ये हमने हैंड बना लिया किसी का, ठीक है। तो ये जो थंब है ना, अंगूठा है, इसके पास वाली जो फिंगर होती है ये वाली, इसको इंडेक्स बोलते हैं। दूसरा इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है, हम कोई बुक लेके आए और जो बुक है ना उसमें यहाँ पर पेज नंबर 1, 2, 3 ऐसे बना के, और यहाँ पर टॉपिक लिख देंगे। फर्स्ट लेसन जो है पेज नंबर 2 से लेकर और 20 तक है। तो ये जो बुक का आगे वाला पार्ट हमें बताता है ना कि क्या कहाँ पर कौन से पेज पर क्या लिखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेक्स। मिक्सचर का आपको पता है, तो मिक्स करना चीज़ों को, दो या दो से ज़्यादा थिंग्स जो है मिक्स होती हैं तो मिक्सचर हो जाता है। और चैप्टर लेसन होता है। तो नंबर 4 के लिए राइट ऑप्शन क्या है, समरी। नंबर नेक्स्ट है, हमें इनके अपोजिट यानी कि एंटोनियम्स बताने हैं। और नंबर 5 क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज जो है वर्ड पहले भी आया हुआ है, और लाइबिलिटीज वर्ड क्या है ये बताता है आपको किसके बारे में, कि किसका मतलब होता है कर्जा, ठीक है। कर्जा या ऋण बोल देते हैं हिंदी में, जैसे ऋण लिख है ना, कर्जा ये बोलते हैं। इसका आंसर है असेस्ड। असेस्ड का मतलब क्या होता है, संपत्ति, जो आपके पास जमा पूंजी है वो, ठीक है। और बाकी वर्ड जो है उनको एक बार डिस्कस कर लें। असेस्ड का मतलब मैंने क्या बताया आपको, संपत्ति या पूंजी। तो राइट ऑप्शन जो है इसका बी है। अब एक ये प्रॉपर्टी वर्ड है, किसने नहीं सुना होगा। प्रॉपर्टी होती है संपत्ति, और असेस्ड भी एक तरीके से जमा पूंजी या संपत्ति है। लेकिन प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, जो लैंड से रिलेटेड या घर जो है उनको प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसमें पैसा नहीं इंक्लूड होता है ना। और ये डेब्ट है, डेब्ट का मतलब भी कर्जा होता है। तो लाइबिलिटी का अगर सिनोनियम पूछा जाता तो डेब्ट होता, ठीक है। ट्रेजर होता है खजाना, है तो मनी से ही रिलेटेड, लेकिन
ये इसका सिनोनिम है और असेस जो है इसका अपोजिट है। तो नंबर 5 का आंसर हमने किया बी। नेक्स्ट है बेटा कॉमिक। कॉमिक क्या होता है? अगर आपने कॉमिक्स पढ़े हों तो कॉमिक्स याद करो क्या होती थी, स्टोरीज होती थी जो कि फ़नी होती थी, है ना। और इसके अलावा कॉमेडी वर्ड जो है वो भी कॉमिक से ही निकला हुआ है। कॉमेडी क्या होती है? कॉमेडी मूवीज हम देखते हैं, मतलब हंसी मजाक की मूवी। तो कॉमिक वर्ड का क्या मतलब हुआ? हंसी, हंसी से रिलेटेड, ठीक है। जो जैसे कोई सीन है वो कॉमिक है तो मतलब हंसी वाला, ठीक है, इस तरीके से। और अगर जो है इसका हम अपोजिट देखें तो एक ही वर्ड आएगा ट्रेजिक। ट्रेजिक क्या होता है? दुख वाला। कॉमिक, ट्रेजिक, है ना। अब कॉमिक का पेनफुल क्यों नहीं है, दुख देने वाला क्यों नहीं है? कॉमिक जो है ना बेटा किसी नाउन के साथ आएगा, जैसे कॉमिक सीन ये एडजेक्टिव है ना। और ऐसे ही ट्रेजिक सीन या ट्रेजिक थिंग तो क्या होगा? ये एडजेक्टिव है जो नाउन की क्वालिटी बताएगा। पेनफुल जो है वो कोई थिंग हो सकती है, पेनफुल थिंग, ठीक है। फियरफुल और डरावना होता है इमोशनल, जो बहुत मतलब सेंटिमेंटल होता है, या फिर बहुत जिसके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, गुस्सा जल्दी आए या प्यार बहुत करे, इस तरीके का पर्सन इमोशनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इम्पार्शियल। इम्पार्शियल वर्ड जो है बेटा इसका मतलब होता है आपका क्या, कि वो पर्सन जो भेदभाव ना करे, ठीक है, भेदभाव ना करे, पक्षपाती ना हो, जो भेदभाव ना करे, है ना। तो इसका राइट आंसर है बायस्ड। बायस्ड का मतलब भी क्या बायस्ड का मतलब क्या होता है? जो भेदभाव करे, पक्षपाती। अब ये बेपक्षपात जो वर्ड बोल रही हूँ इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लो आपका भाई है एक, है ना, और आपकी जॉब लगी है तो आप चाहते, आपके पास ये पावर है कि आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। 4 कैंडिडेट हैं यहाँ पर और आप उनमें से अपने ब्रदर को सिलेक्ट करते हो, तो आप बायस्ड पर्सन हो, आप उसकी क्वालिटीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि बिकॉज वो आपका ब्रदर है या आपका नोन है तो आप उसको चूज करोगे। एक बायस्ड पर्सन जो होगा वो पक्षपात करेगा, लेकिन इम्पार्शियल जो होगा वो क्या करता है कि वो भेदभाव नहीं करता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वर्ड है डिसलाइक, नापसंद करना। होस्टाइल क्या होता है? होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मनी की फीलिंग होना, है ना। तो ये है। और वरीड का मतलब होता है चिंतित, बड़े ही टेंशन में होना, चिंतित होना। नेक्स्ट वर्ड है अपना फ्रेश। अब सेम थिंग फ्रेश के साथ है, देखो फ्रेश जो होता है ताज़ा होता है, इसका फॉल्टी दे दिया, स्लगिश दे दिया, डिसग्रेसफुल दे दिया और ओल्ड दे दिया। फॉल्टी का मतलब जिसके अंदर फॉल्ट है, और फॉल्ट वर्ड जो है मोस्टली हम यूज करते हैं जो अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, बिजली से जलने वाली जो चीज़ें हैं उनके लिए। और दूसरा वर्ड है हमारा स्लगिश। स्लगिश क्या होता है बेटा? सुस्त। एक तो होता है चुस्त और एक होता है सुस्त। अनएक्टिव जो होता है, जो पर्सन एक्टिव ना हो उसको बोलते हैं स्लगिश, ठीक है। और डिसग्रेसफुल का क्या मतलब होता है बेटा? जो ग्रेसफुल ना हो। डिस वर्ड लग गया ना, डिस जहाँ भी लगे उसका उल्टा बन जाता है। जैसे रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट हो गया, कोई रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है। ओबे का क्या हो गया? डिसओबे। इसी तरह ग्रेसफुल का डिसग्रेसफुल बना हुआ है। ग्रेसफुल शानदार होता है, बहुत सुंदर दिखने वाला, और डिसग्रेसफुल जो अच्छा ना दिखे, यानी कि भद्दा, ठीक है। तो फ्रेश का जहाँ जो राइट ऑप्शन है ये डी हो जाएगा, ओल्ड। अगेन अगर फ्रेश का बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड पूछा जाए मेरे से तो मैं कहूँगी स्टॉल होता है। स्टॉल का मतलब क्या होता है? बासी, और फ्रेश ताज़ा होता है। लेकिन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन सब में से बेस्ट ऑप्शन हमारे पास डी है, ठीक है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे। मोर देन 1 पीपल वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट। ये कहता है कि मोर देन 1 पीपल वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर ट्रांसलेट करें, अगर ट्रांसलेशन का मेथड अपना लिया तो उसमें क्या होगा कि एक से ज़्यादा लोग मारे गए। हम क्या बोल रहे हैं? मारे गए। और दैट्स वाई हमारे पास वर किल्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट चेंज नहीं करवा रहा है। ये हमसे पूछ रहा है कि सेंटेंस में यहाँ पर ये ठीक है या नहीं है। लेकिन बेटा याद ये रखना है कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर स्पेशल है। हमारा सेंटेंस जो है मोर देन, ये मोर देन से स्टार्ट होता है, प्लस इसके साथ सिंगुलर जो है नाउन आएगी, और जो वर्ब होगी वो प्लूरल होती, सॉरी सिंगुलर नाउन, और यहाँ पर वर्ब जो है वो भी प्लूरल ही आएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो वर्ब है
देखो एक चीज़ तो ये है कि मैं लिख रही हूँ सेंटेंस को मोर देन वन और बॉय, है ना, और उसके बाद मैं लिख देती हूँ यहाँ पर प्लेज। तो ये प्लेज क्या है, वाई के साथ एस लगा के हमने वर्ब को सिंगुलर बनाया है ना। और कई बार क्या होता है प्ले जो है वो प्लूरल में है, ये चीज़ को समझनी है। तो अब देखो मोर देन के साथ जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले मोर, और मोर के लिए एम लिख रही हूँ बेटा, बड़ा हो जा रहा था वो, ठीक है। और देन के लिए ये देन लिख दिया, मोर देन प्लस सिंगुलर जो हमारी नाउन आएगी, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर ही हमारी वर्ब आती है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, याद रख लेना, ये गलतियाँ कर देते हैं हम। तो मोर देन के बाद जो हमारी वर्ब आनी है वो सिंगुलर आनी है। और इस सेंटेंस में ये पूछ ही रहा है, देखो यहाँ पर वर्ब प्लूरल है, हैव आर प्लूरल और हैव भी प्लूरल के साथ यूज होता है। तो सेंटेंस का आंसर हो गया डी, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मोर देन वाला है और मोर देन में हमें सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन चाहिए। सिंगुलर नाउन है और यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम यूज टू हार्ड वर्क। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, एक होता है वर्क हार्ड, है ना, वर्क हार्ड, और दूसरा होता है हार्ड वर्किंग, जो कि इसमें दिए हुए हैं, है ना। और तीसरी चीज़ यहाँ पर ये लिखी हुई है कि हार्ड वर्क, आई एम यूज टू हार्ड वर्क, ये तो बिल्कुल गलत है। हार्ड वर्क नहीं होता, वर्क हार्ड हो सकता था, लेकिन ये क्वालिटी किसकी बताता, आई की बताता। और हार्ड वर्किंग पर्सन भी एडजेक्टिव होता, जैसे मोहन इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, है ना, तो ये मोहन की क्वालिटी होती। मोहन जो है इज़ ए हार्ड वर्किंग पर्सन, तो ये क्वालिटी किसकी हो जाती बेटा, ये मोहन की क्वालिटी होती। अब लेकिन सेंटेंस के मोहन की क्वालिटी बता रहा है, ये वर्ब की क्वालिटी है कि मैं जो हूँ मुझे हार्ड वर्क करने की आदत है ना। वो हार्ड वर्क के ना करके यहाँ पर होना चाहिए आई एम यूज टू वर्क हार्डली, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। मोहन हार्ड वर्किंग है या मोहन हार्ड वर्क करता है, वर्क हार्ड करता है, वो अलग चीज़ है, वो सब्जेक्ट की क्वालिटी बताता। लेकिन हमारा सेंटेंस जो है एडजेक्टिव, जो देखो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, और जो वर्ब की क्वालिटी बताए उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, ना कि हमें एडजेक्टिव की। और वो एडवर्ब का जो यूज है वर्क हार्डली में ही है। आई हैव स्टिल टू मीट ए पर्सन हु इज़ परफेक्टली सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब। अच्छा ये सेंटेंस देखो, एक तो होता है हैव टू, एक होता है हैव के साथ टू लग जाए, या फिर देखो मैं ये लिख देती हूँ हैज के साथ या फिर हैड के साथ। इन तीनों के साथ जब टू लगता है ना तो उस वो काम होता है मजबूरी में। जैसे आई हैव टू स्टडी, मतलब मुझे पढ़ना पड़ता है, किस वजह से कि पेरेंट्स प्रेशर ने बोला है इसलिए, या टीचर बोल रहा है, या इसलिए, मतलब अपनी इंटेंशन नहीं है, खुद अब मेरा मन नहीं होता। या आपका आप बोल लो, अगर कोई स्टूडेंट बोले कि आई हैव टू स्टडी, तो इसका मतलब वो खुद नहीं चाहता पढ़ना, उसकी इंटेंशन नहीं है, बस दूसरों की वजह से उसको स्टडी करना पड़ता है। और दूसरा सेंटेंस क्या है बेटा, आई एम टू स्टडी, यानी कि मुझे पढ़ना है। ये आई एम टू, आर टू या इज टू जो होता है उसके साथ अगर टू, इन सब के साथ टू लगे तो इंटेंशन जो होती है स्पीकर की होती है, मुझे पढ़ना है या मुझे ये काम करना है, अपनी मर्जी से काम करना। अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है, आई हैव टू स्टिल मीट अ पर्सन और हु इज़ परफेक्टली सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब, मुझे अभी उस पर्सन से मिलना था, है ना, मिलना है। मैं और हैव में क्या हो जाएगा, आई हैव टू स्टिल, मतलब मुझे मिलना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर हैव टू नहीं, पीछे वाला पार्ट जो है उसकी इंटेंशन को शो कर रहा है। तो ए में जो है यहाँ पर होगा आई एम स्टिल टू मीट, मुझे अभी उससे भी मिलना है, और यहाँ पर मुझे मिलना पड़ेगा मतलब निकल रहा था। नंबर 12 है इफ़ आई हैड टाइम आई विल ही विल कॉल यू, इफ़ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू। तो देखो ही है और हमें जो अंडरलाइन पोर्शन है वो क्या दिया हुआ, हैड और प्लस में टाइम दे रखा है ना, तो हैड टाइम। तो इस सेंटेंस को चेंज करके हमें, इवन हैड को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, ही हैड को। तो अब हमें क्या पूछा गया कि सेंटेंस में क्या इम्प्रूवमेंट होगा, ये आगे निकल गया भाई, ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा ही। तो देखो अब हमारा इफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, हम विल प्लस V1 एक साथ यहाँ पर लगा रहे हैं, तो दूसरी साइड क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फर्स्ट फॉर्म प्लस SVI ये साथ है,
तो फर्स्ट फॉर्म तो यहीं दी हुई है हैज़ में। इफ़ ही हैज़ टाइम ही विल कॉल यू, अगर टाइम मिला तो वो आपको कॉल कर लेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई शुड डू द सेम इफ़ आई वर इन योर प्लेस। अगेन इफ़ वाला कंडीशन सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो दूसरी साइड क्या आना चाहिए था, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, शुड, तो शुड की जगह क्या होना चाहिए था, वुड। तो जो मिस्टेक है वो कौन से पार्ट में है, ए में है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल व्हाट आई गेव हिम। यहाँ पर जो मिस्टेक है, ही हैज़ लॉस्ट ऑल व्हाट नहीं होगा, एवरीथिंग आई हैव गेव हिम, जो सारी चीज़ें मैंने दी थी, तो बी वाले पार्ट में मिस्टेक है। ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट स्टोलन माई पर्स एंड दो ही आई वॉज क्वाइट श्योर दैट ही हैड, है। डिनाइड जो है ना बेटा, डिनाइड का मतलब ही होता है मना करना, डिनाई का मतलब होता है मना करना, ठीक है, और इसके साथ नोट नहीं लगाना चाहिए था। ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन माई मनी, जैसे उसने मना कर दिया कि वो मुझे बुक देगा, उसने मुझे बुक देने से मना कर दिया, इस तरीके से नहीं देगा और मना करना, ना दो बार नहीं लगा तो नोट नहीं आना चाहिए, और ए पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, आफ्टर मंथ्स ऑफ कोल्ड वेदर द डेज गेट longer and the birds dash in the trees, birds agog and the world dash a great dress। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं और अगले पेज पर जाएंगे तो मैं इनके राइट ऑप्शन आपको बताती चलूँगी। आफ्टर मंथ्स ऑफ कोल्ड वेदर, बहुत सारे महीनों के ठंड के बाद, द डेज गेट लॉन्गर, तो दिन बड़े हो गए। द बर्ड्स डैश इन द ट्रीज, द बर्ड्स जो थे ना पेड़ों पर, बर्ड्स आ गए थे, तो आने के लिए कम्स आउट होगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है कम्स आउट, तो कम्स आउट इन द ट्री, बर्ड्स अगोग एंड द वर्ल्ड डैश अ ग्रेट ड्रेस। पुट ऑन आएगा बेटा इसमें, पुट ऑन एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखा था मैंने, पुट ऑन मतलब पहन लेना। द वर्ल्ड पुट्स ऑन पहन लेता है, डाल लेता है। स्प्रिंग पासिज इनटू समर्स, 18 में आएगा समर, इनटू समर्स, एवरीवन नोज दैट द समर विल नॉट लास्ट, और सबको पता है कि समर जो है विल नॉट लास्ट मतलब हमेशा के लिए नहीं चलेंगे, ठीक है। तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं नेक्स्ट पेज पर जाकर क्या है। ये देखो, सबसे पहले हमने किया कम आउट, डी ऑप्शन था, उसके बाद पुट्स ऑन पहन लेना होता है। थर्ड में हमने किया इनटू, 18 में इनटू, उसके बाद 19 जो है उसका लास्ट हो गया, ठीक है। एंड मैन एंड वीमेन इन द वर्ल्ड कांट कीप इट फॉर अस, द कॉर्न बिकम्स राइप एंड द लीव्स टर्न्स ब्राउन, कॉर्न की जो फसल है, मक्के की फसल होगी और वो ब्राउन कलर की होगी। देन ड्रॉप टू द ग्राउंड, फिर ग्राउंड पे गिर गई। डैश द वर्ल्ड चेंजिंग इज चेंज इट्स ग्रीन ड्रेस टू ऑटम कलर, और फिर जो वर्ल्ड था उसके ड्रेस चेंज हो गई। तो इसमें येट अभी तक होता है, देयर फोर इसलिए होता है सिंस टाइम के रेफरेंस में, एंड आ जाएगा कि और वर्ल्ड ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली। लीव्स जो टर्न हो गए थे ब्राउन के, और उसका जो वर्ल्ड की जो फीचर थी वो चेंज हो गई थी। नेक्स्ट सेंटेंस है पैसेज, इफ़ यू वांट योर वाइफ टू स्टॉप गैसिंग अबाउट योर फीलिंग्स एंड मोटिव्स, कहता है कि अगर अपनी वाइफ से चाहते हो कि वो आपकी फीलिंग्स और मोटिव्स मतलब आपका उद्देश्य जो है उसके बारे में गैस करना बंद करे, यू हैव टू प्रिपेयर टू रिवील योर सेल्फ, एंड इन ऑर्डर टू रिवील योर सेल्फ लीव हैव टू नो योर सेल्फ। तो कहता है अपने आप को रिवील करना पड़ेगा, अपने आप को ढूंढना पड़ेगा, या अपने आप को उसके सामने प्रकट करना पड़ेगा। रिवील का मतलब होता है छुपे हुए जो सीक्रेट होते हैं ना उनको दूसरे के सामने बता देना, ठीक है। रिवील का मतलब ये, रिवील जो लिखा हुआ है ना 2 जगह था, तो रिवील प्रकट कर देना अपने जो सीक्रेट है उनको, तो अपने सीक्रेट को उसके सामने बताना होगा। और अगर अपने सीक्रेट्स को आप रिवील करते हो योरसेल्फ, यू हैव टू नो योरसेल्फ, तो पहले अपने आप को खुद समझना पड़ेगा आपको। यू कैन नॉट टेक ओपनली एंड ऑनेस्टली विद योर वाइफ अंटिल यू हैव ट्राइड बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, फर्स्ट टेक टाइम ऑफ टू बी अलोन। तो सबसे पहले कहता है कि खुद को समझो, और जो नेक्स्ट है बेटा
तो अपने आप को समझना पड़ेगा ऑनेस्टली पहले आपको। योर सेल्फ टू टेक टाइम ऑफ टू बी अलोन, तो सबसे पहले अकेले हो जाओ, अपने लिए समय निकालो। यूज़ दैट टाइम नॉट टू सिंपली एंगेज इन पैसिव मेडिटेशन बट टू कैरी ऑन एक्टिव इन अ डायलॉग विद योर सेल्फ बिटवीन द पर्सन यू थिंक यू आर। और फिर कहता है कि उसके बाद क्या करो, अपनी एनर्जी को आप पैसिव मेडिटेशन में मत लगाओ कि सिर्फ आप सोचते सोचते रह जाओ, कुछ सोचे नहीं, बल्कि इन एक्टिव करो, एक्टिव होकर इनर डायलॉग करो, मतलब अपने आप से डायलॉग करो कि तुम किस तरह के पर्सन हो। अपने आप से पूछो कि अब तुम किस तरह के पर्सन हो, तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। द इनर इन यू इट इन्वॉल्व्स रिलीवेशन सेल्फ एनालाइज एंड रिवोल्यूशन चेंज टू इम्पॉसिबल अदरवाइज। तो कहता है कि जब अपने आप को एनालाइज करते हैं ना, एनालाइज करने का मतलब निरीक्षण करना, तो एक नई ही चीज़ हमारे सामने निकलते आती है, रिवोल्यूशन होता है। रिवोल्यूशन इज चेंज इम्पॉसिबल अदरवाइज। तो कहता है कि चीज़ें जो है ना रिवोल्यूशनरी वे से एकदम से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। नो आर्किटेक्ट इन any field will attempt to make new plans without assessing the present situation। कोई भी आर्किटेक्ट जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन को, मान लो किसी को घर बनाना है नया किसी दूसरे, तो वो क्या करेगा, उस जगह का पूरा मुआयना लेके सोच समझ के, और पुराना जो प्लान है उसको जाने बिना वो न्यू प्लान नहीं बना सकता। इसीलिए each of us can and must make a असेसमेंट ऑफ आवर ओन असेस्ड और लाइबिलिटीज़। तो इस जिसे आर्किटेक्ट हर चीज़ को देखता है, कमियां भी और अच्छाई भी, इसी तरीके से हमें भी अपने आप को अंदर जाके के देखना चाहिए, अपने जो असेसमेंट करना चाहिए कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या बुरी है। तो अपने असेस्ड यानी कि देखो असेस और लाइबिलिटीज़ जो अपोजिट वर्ड हैं दोनों एक साथ लिखे हुए हैं कि हमारी असेस्ड का मतलब यहाँ पर क्या है इस पैसेज में, अच्छाइयों से, लाइबिलिटीज़ का मतलब है बुराइयों से, है ना। तो हमें भी अपने अंदर की अच्छाइयों बुराइयों को पहचानना चाहिए। बेटा लाइन के अकॉर्डिंग मीनिंग निकलता है चीज़ों का, लाइबिलिटीज और असेस्ड कर्जा या फिर संपत्ति होता है, लेकिन कर्जा कौन सा कि बुराई कितनी है, और असेस्ड कौन सा कि हमारे अंदर की अच्छाइयों का की संपत्ति हमारे पास कितनी है। तो क्वेश्चंस हैं, योर वाइफ विल स्टॉप गैसिंग अबाउट योर फीलिंग्स व्हेन। तो आपकी वाइफ जो है वो आपकी फीलिंग्स के बारे में बोलना बंद कर देती है, या गैसिंग करनी, सोचना बंद कर देगी। कब 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 करेगी, देखो यू आर ऑनेस्ट, ये नहीं दिया। रिवील्स हिमसेल्फ टू यू, ही रिवील्स, ही कौन भाई, ये तो खुद अपने आप को ही ढूंढना है ना। यू टॉक ओपनली, नहीं ये नहीं था। तो यू नो यूर सेल्फ, जब आप खुद को जान लेते हो। यू कैन टॉक ओपनली एंड होनेस्टली टू योर वाइफ ओनली व्हेन, कब अपनी वाइफ से आप ओपनली और ऑनेस्टली बात कर पाओगे, सबसे पहले रिवील योर इमोशन एंड फीलिंग, आर ऑनेस्ट विद हिम, डू नॉट एंगेज योर सेल्फ इन पैसिव मेडिटेशन, आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ऑनेस्ट विद हिम नहीं आएगा, हिम वैसे वाइफ के लिए हिम कैसे आएगा, हर भी होना चाहिए था। और इंगेजमेंट प्राइवेट मेडिटेशन में नहीं होनी चाहिए, ये नहीं लिखा गया कि पैसिव मेडिटेशन करनी ही नहीं है, लेकिन एकदम से सिर्फ उसी पे बेस ना रह जाए। और ऑनेस्ट विद हिम योर सेल्फ, ये जो था राइट ऑप्शन है, एक्चुअली काट दिया मैंने। तो रिवील योर इमोशन एंड फीलिंग ये रॉन्ग है, ऑनेस्ट वाला भी नहीं आएगा और ये पैसिव मेडिटेशन वाला भी नहीं, तो डी ऑप्शन राइट हो गया। यू शुड टेक टाइम ऑफ टू बी अलोन सो दैट, तो हमें अकेला होने का टाइम किस लिए चाहिए, क्यों हमें अकेले होकर सोचना चाहिए थोड़ी देर के लिए। अच्छा, सबसे पहले है यू टॉक टू योर सेल्फ, यू इंगेज योर सेल्फ इन पैसिव मेडिटेशन, मोटिव्स एंड फीलिंग्स आर क्लियर, यू डू नॉट चेंज योर सेल्फ, ये भी गलत है। और मोटिव्स एंड फीलिंग्स आर क्लियर, अपने आप से बात कर सकें इसलिए अलोन होना चाहिए 23 का ए। तो वैसे थोड़ा सा डाउट सी में भी लग रहा है, लेकिन आप आंसर मैं ए ही लगा रही हूँ, बताना कमेंट में क्या है। वैसे नो आर्किटेक्ट प्लान्स विदाउट असेसिंग द प्रेजेंट सिचुएशन, बिकॉज कोई भी आर्किटेक्ट प्रेजेंट सिचुएशन को देखे बिना आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। ईच ऑफ अस कैन एंड मस्ट मेक एन असेसमेंट, सेल्फ एनालाइजेशन एंड री एवोल्यूशन, ये तो गलत था भाई। सेल्फ एनालाइजेशन और रिवोल्यूशन आर नेसेसरी फॉर हिम, नो असेसमेंट ऑफ आवर ओन असेस्ड एंड लाइबिलिटीज इज पॉसिबल। नहीं, ये नहीं है कि हम असेसमेंट कर ही नहीं सकते कि अपने हमारे अंदर क्या कमियां या क्या अच्छाई हैं, ये तो नहीं बोला ना, उसने कहा है कि असेसमेंट करो। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा बी आपका, है ना।
Self analyzation and reevaluation are necessary for him. The word revelation in the passage means, रिविलेशन का मतलब इसमें क्या है, नोइंग टू द अननोन, रिवील करना, रिलीजियस। और ये क्या लिख दिया यहाँ पर, एक सेकंड देखना पड़ेगा भाई, ये सोट ऑन रेड में लिख दिया, पता नहीं क्या वर्ड लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा। फिर भी चलो, इसका ऑप्शन तो हमें पता ही है, ए ऑप्शन आएगा। रिविलेशन मतलब रिवोल्यूशन, अपने आप को जानना पहचानना, नोइंग द अननोन नहीं होगा। अब ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग ये ऑप्शन लगा के चल रही हूँ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मदर्स डे है बेटा, और मदर्स सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, आपकी मदर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, तो इस डे को कुछ स्पेशल बनाना चाहिए भाई तुम्हें। और पता नहीं कौन, जैसे आप लोग तो हो भी आर्मी के बच्चे, आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकता है कि कुछ दिन बाद अपनी मदर से काफ़ी दूर आप बैठे हो, अगर सक्सेसफुली पढ़ाई करते रहे, सिलेक्शन हो गया, तो ऐसा टाइम बहुत कम मिल पाता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ या कोई अच्छा टाइम बिता पाएँ। जैसे बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी, तो आज का जो लंच है वो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर अच्छा समझो, वैसे देखो अपनी पर्सनल चॉइस होती है, तो आज के दिन अपनी मदर की हेल्प किचन में या घर के काम में ज़रूर करना है। कुछ जो भी पसंद है या जितना भी जो कुछ कर सकते हो ना, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करना, ठीक है। बी ब्लेस्ड बेटा, स्टे सेफ एंड गुड बाय।